हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन के फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम उत्तराखंड वन के ऑफिशियल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यह इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पिछली वाली वीडियो में हम उत्तराखंड वन के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका इतना पोर्शन कर चुके हैं, यानी कि 9th जो NCERT है उसका पहला और दूसरा चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम तीसरा और चौथा चैप्टर एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन टाइम कम हो गया, इसलिए मैं अब क्या करूँगा कि दो या तीन चैप्टर लूँगा ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम परमाणु एवं अणु, ठीक है, एक तो ये थर्ड चैप्टर है 9th का और एक फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसे भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 यूनिट है, 10 में हमारा एक यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वाली यूनिट देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाली यूनिट क्यों नहीं करवाया। तो अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले, बुक के अकॉर्डिंग तो जो आपका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट दे रखा है वो बुक में लास्ट है, लास्ट के चैप्टर है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाली यूनिट है, सेकंड वाली यूनिट खत्म होने के बाद तुरंत बाद में फर्स्ट यूनिट एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, उसके लिए एक वीडियो में फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाए तो 2 यूनिट तो आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी। अब बचेगा 8 यूनिट, तो 8 यूनिट हम कर देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम परमाणु एवं अणु, ठीक है, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आपको बस थोड़ा सब्र करना होता है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ठीक है, NCERT की बुक और अपने नोट से पढ़ाऊँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में हुए मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नोबेल गैस थोड़ा गलत बता दिया था। ठीक है, नोबेल गैस 6 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, पिछली वीडियो में शायद मैंने हीलियम की जगह क्लोरीन और फ्लोरीन बता दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसे सही करना है आपको। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये होती है 6 प्रकार की नोबेल गैसेज। तो आज शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, परमाणु एवं अणु, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम, यानी रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मास कंजर्वेशन लॉ, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, यानी स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु ये है दूसरा चैप्टर है, डाल्टन वाला। ठीक है, बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, और अणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। 500 साल पहले चलते हैं। ठीक है, 500 साल पहले भारतीय दार्शनिक यानी कि इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने, ठीक है, बताया कि द्रव के कणों को तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उनके और टुकड़े नहीं होंगे, और इन्हीं को उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया कि यदि हम एक पार्टिकल्स को तोड़ते जाएं, मैटर के पार्टिकल्स को, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उसके और टुकड़े नहीं होंगे, और इसी को इन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। ठीक है, अब एक और दार्शनिक, एक और फिलोसोफर थे, पाकुदा कात्यायन, इंडियन। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा, मतलब जो महर्षि कणाद ने कहा, इसको और विस्तृत में बताया, इसको और डिटेल में बताया, और ये कहा कि जितने भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, इन सब का निर्माण क्या हुआ? इस परमाणु से हुआ, इस कण से मिलकर हुआ है। ठीक है, जो परमाणु है इनके संयुक्त होने से भिन्न भिन्न द्रव्यों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये कहा है इन्होंने। ओके, तो आपको 2 भारतीय दार्शनिक यानी महर्षि कणाद और पाकुदा कात्यायन याद रखना है। इसके अलावा 2 ग्रीक दार्शनिक यानी ग्रीक फिलोसोफर भी थे जिन्होंने इनकी कॉपी की थी। ठीक है, उनका नाम भी याद रखना। एक था डेमोक्रिटस, ठीक है, एक थे डेमोक्रिटस और एक का नाम था ल्यूसिपस। ठीक है, एक का नाम था ल्यूसिपस। ये दोनों थे ग्रीक दार्शनिक। इन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे इन्होंने महर्षि कणाद ने जो जो कहा उसको कॉपी कर लिया इन दोनों ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम की बात करें तो ये टोटल 5 हैं। ठीक है, जिनका 2 का अध्ययन तो हमने अभी इन क्लासों में करना है। ठीक है, ये जो 9th में है, ठीक है, 2, और बाकी 3 है जो ये 11th और 12th में, तो ये तो आएंगे नहीं हमारे एग्जाम में, तो हमें बस ये करने हैं, ये 2। ठीक है, एक तो होता है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम। यदि मैं बोलूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे लेवोइजियर ने, एंटोनियो ए लेवोइजियर। ठीक है, लेवोइजियर ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने। और ये जो बाकी 3 है ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, कहाँ पे करवाया था मैंने? जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें पार्ट जो 3 आया था उसमें मैंने ये सारे करवा रखे मैंने। तो जिसने भी वो सीरीज़ देखी है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि जो गुणित अनुपात का नियम है यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम है ये किसने दिया था। ठीक है, देखता हूँ कि आप लोग वीडियो डेली देखते भी हो कि नहीं। ठीक,
आगे देखते हैं। अब यदि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें, यानी कि मास कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं, तो क्या है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, अभी आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएगा। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें ए और बी, ठीक है, अच्छा इस साइड वालों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और जो इधर बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो ए और बी ने अभिक्रिया की और ए बी बन गया। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि जो ए का जो द्रव्यमान होगा और जो बी का द्रव्यमान होगा, इन दोनों का योग यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। यानी इधर जितना द्रव्यमान है उतना ही इधर भी द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्यों, देखिए, जब ये अभिक्रिया कर रही है और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि द्रव्यमान नष्ट हो जाए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ चेंज हो रहा है अपनी अवस्था में, लेकिन जो द्रव्यमान है उसका उतना ही रहेगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर इधर 60 है तो इधर भी 60 होगा, इधर 61 नहीं होगा और ना ही 59 होगा। क्यों, ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही बनेगा द्रव्यमान एक्स्ट्रा। ठीक है, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे 2H2 लिया, ठीक है, 2H2 लिया और O2 लिया और बन गया 2H2O। ठीक है, पानी बन गया। अब इधर का जो द्रव्यमान है, इस साइड का जो द्रव्यमान है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो देखिए, हाइड्रोजन एक का होता है, कितना होता है, एक होता है। यहाँ पे कितने हैं, 2, और 2 की इंटू 2 में कर देंगे तो इधर कितना हो गया, 4 ग्राम। ठीक है, 4 हो गया टोटल। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16, यहाँ पे 2 है, कितने हो गए, 32। ठीक है, 32 और 4 कितने हो गए, 36। ठीक है, 36 हो गए इस साइड। अब इस साइड देखते हैं, 2 है ये इंटू ये कितने हो गए, 2 ये हो गया। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया प्लस, और ये कितने 16 और 16 32। ठीक है, तो ये भी हो गया 36। तो दोनों साइड आप देखोगे तो 36 इधर भी है, 36 इधर भी है। ठीक है, तो द्रव्यमान का ना तो लॉस हुआ और ना ही द्रव्यमान बना। ठीक है, तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप समझ गए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आगे चलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, कंपाउंड, ठीक है, शुद्ध होता है, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। ठीक है, समझे इस बात को, पीछे भी बता चुका हूँ मैं। जैसे हमें H2O बनाना है, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक किससे, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हमें अब कहीं पे भी जल बनाना हो यानी वाटर बनाना हो तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और किसी चीज़ से नहीं बना सकते हम। ठीक है, ये है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप देखिए, जो कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे मैं मान लेता हूँ H2O, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। तो ये किस किस से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन से मिलके बना है, एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। अगर मैं बोलूँ कि कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है, तो देखिए मास की बात करें, हाइड्रोजन 2 है इसमें और ऑक्सीजन का मास कितना, 1, 16 हो गया, तो 1:8। ठीक है, इतना मिलके बना है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम यही भी बोलता है कि आपको ये वाटर या फिर कोई भी कंपाउंड बनाना है, ठीक है, किसी भी मेथड से बनाना है। ठीक है, तो जिससे मिलके बना है, मतलब जिस रेशियो में बनता है ये, यानी 1:8 में बनता है, तो आपको इसी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी में बनाना पड़ेगा, यानी कि 1:8 के रेशियो में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा यानी मास का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है। जैसे हमने 18 ग्राम H2O बनाना है, 18 ग्राम H2O बनाना है। ठीक, पहले 1 ग्राम H2O बनाते हैं। ठीक है, पहले 1 ग्राम H2O बनाना है, तो इसमें क्या होगा, H कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 16। ठीक है, इसके मास लिख रहा हूँ, तो कितना आ गया, 1:8 आ गया। ठीक है, अब हमें बनाना है 18 ग्राम H2O बनाना है, तो ये कितना हो गया, 18 और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 ग्राम ये हो गया। ठीक है, और 16 की 18 से कर लेंगे। ठीक है, 18 × 16, तो इसको काटते हैं, 18 दूनी 36। ठीक है, तभी भी रेशियो कितना आ गया, 1:8 आ गया। तो हम कितने ग्राम भी H2O बनाएं,
कितने ग्राम भी H2O बनाए, जो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो सेम ही होगा, यानी 1:8 ही होगा। चाहे हम ये कहीं पे भी बनाएं, चंद्रमा पे जाके बनाएं या धरती के नीचे जाके बनाएं, ये कहीं पे भी बनाएं या कहीं से भी हमें जल प्राप्त होगा, उस जल में 1:8 के ही उस 1:8 के रेशियो में ही उनका मास होगा, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यही बोलता है स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि यदि हमें कोई यौगिक यानी कंपाउंड बनाना है तो उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, जिनसे हमें वो बनाएंगे उसका रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो होगा। यानी कि अगर हम H2O बनाएंगे तो उसका रेशियो फिक्स्ड है कि 1:8 में ही उसका मास लेना है, यानी हाइड्रोजन 1 लेना है तो ऑक्सीजन 8 लेना है, इसी रेशियो में फिक्स्ड होता है, इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। देखिए जैसे ये प्रश्न है, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान यानी मास अनुपातानुसार अभिकृत होकर जल का संचय करते हैं, इस रेशियो में ये अभिक्रिया करते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, ओके, जहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो तो ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया हो जल का संचय करेगा। यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, ये पूछा जा रहा है। देखिए हमें पता है कि जब हम H2O बनाते हैं तो 1:8 के उसमें बनाएंगे। ठीक है, ठीक, अब हाइड्रोजन दे रखा है 3 ग्राम यानी 1 की वैल्यू दे रखी 3, तो 8 की वैल्यू भी 3 से इंटू करेंगे तो कितना, 8 या 24, तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा हमें, 24, यानी 3 अगर ये ले रहे तो 24 ये लेंगे। देखिए 3 अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 24 हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अभी काटेंगे इसको फिर से 1:8 आ जाएगा, 1:8 आ गया। देखिए तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 24, तो इसका आंसर क्या हो गया, 24 ग्राम। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम देख लिया हमने। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है। ठीक है, मास का ना तो लॉस होगा ना ही बनेगा। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी देख लिया हमने। ठीक है, ओके, ये भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने इसके। अब आगे चलते हैं, हम आते हैं एटम पे। अब अगला है एटम। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपको याद रखनी है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। ठीक है, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट अगर बात करें तो वो हो गया एटम। और कैसा पार्ट, जिसमें जो एलिमेंट के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मौजूद हो। ठीक है, जिसमें एलिमेंट के सारे भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद हो। तो अगर पूछे कि एटम क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसमें उस एलिमेंट के सारे भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एटम इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट यानी कि अकेला रह सकता है। ठीक है, जैसे कि नोबेल गैस रहते हैं, नोबेल गैस अभी आपको पता है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब अकेले हैं। देखिए, और नहीं भी रह सकता है, नहीं भी जैसे एसिड हो गया, एसिड कितने हैं, 8 के साथ रह रहा है। H2 हो गया, ये कितने, 2 के साथ रह रहा है। ठीक है, O2 हो गया, ये भी 2 के साथ, Cl2 भी 2 के साथ। ठीक, तो ये होते हैं, इसको एटमोसिटी बोलते हैं, इसे अभी अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटम और एटम का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि एटम का साइज किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर में कितना होता है आपको पता है, 10⁻⁹ मीटर। सबसे छोटा एटम की बात करें तो सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका साइज होता है 10⁻10 नैनोमीटर, 10⁻10 नैनोमीटर, ये होता है इसका साइज। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या होती है इसकी 0.0, देखिए इसकी त्रिज्या होती है 0.37 इंटू 10⁻10, ये तो हो गया मीटर में, 0.37 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया मीटर में। अगर इसको नैनोमीटर में करेंगे, एक 10 और ले लेंगे यहाँ से तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.037 नैनोमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। इसे ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी रेडियस कितनी होती है, तो 0.037 नैनोमीटर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स जैसे कि H, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का हो गया, O, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जिसे किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था, नाम याद रखना है। ठीक है, बर्जेलियस ने दिया था सिंबल। ठीक है, अब कौन देता है ये सिंबल, ये देता है अब IUPAC। देखिए प्रारंभ में क्या था, जब प्रारंभ IUPAC नहीं था, IUPAC से पहले क्या था, जो तत्वों के जो नाम थे जिस स्थान से मिलते थे उसी स्थान के नाम पे रख दिया जाता था। जैसे कॉपर है, कॉपर कहाँ पे मिला था, साइप्रस में मिला था, तो इसका नाम हो गया क्यूप्रस हो गया था। ठीक है, कॉपर का। ऐसे ही
स्थान पे रख दिया जाता था या फिर रंग पे रख दिया जाता था। जैसे कि गोल्ड है एयू को बोलता है ऑरम, ऑरम है इसका नाम, ठीक है, ऑरम। ऑरम क्या, येलो कलर को ऑरम बोलते हैं, येलो कलर को ऑरम बोलते हैं, तो इसके कलर पे रख दिया गया था। तो पहले ये इस स्थान से मिलते थे उस स्थान के नाम पे रख देते थे नाम, या फिर जिस कलर के होते थे उस कलर पे रख देते थे। फिर अब कौन रखता है नाम, आईयूपीसी रखता है। आईयूपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो है जो एलिमेंट है उनके सिम्बल्स देता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, जो नाम है, नाम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेटर का हो सकता है, ठीक है, एक का होगा या फिर 2 लेटर का होगा, ठीक है, जिसमें पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे क्लोरीन है, सी बड़ा होगा, एल छोटा होगा, ठीक है। आर्गन है, ए बड़ा होगा, आर छोटा होगा। अगर ए आर लिख रहे हो आप ऐसे करके तो ये गलत हो गया, ये सी एल लिख रहे हो ये गलत हो गया। पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा होगा स्मॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेटर का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सिंगल लेटर जैसे आयोडीन हो गया, सिंगल लेटर का भी होता है, सिंगल में होगा या फिर डबल लेटर में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे लेटिन वाले तो याद होने चाहिए, जो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था, केलियम हो गया, ठीक है, नेट्रियम हो गया, इन सब के तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, सिंबल। ओके, आगे चलते हैं। एटॉमिक मास देखते हैं कि एटम का मास, ठीक है, एटम का कितना मास है, परमाणु का मास है, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब एटम का जो एब्सोल्यूट मास है कि बिल्कुल ठीक मास है, वो ज्ञात कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका कहाँ से मास ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उनका रिलेटिव मास निकालते हैं। रिलेटिव मास मतलब किसी के साथ कंपेयर कर दिया। देखिए रिलेटिव मास को ऐसे समझते हैं, 3 दोस्त थे, ठीक है, 3 दोस्त में एक बहुत लंबा था, ठीक है, उसकी हाइट पता थी सबको कि 100 सेंटीमीटर है, चलिए, और एक इतना बड़ा था, मतलब छोटा सा था उससे, ओके, और एक थोड़ा इससे बड़ा था, पहले दूसरे वाले से बड़ा था, ठीक है। अब इनकी हाइट पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, और नापने के लिए कुछ है भी नहीं, तो क्या करेंगे, इसके सामने खड़े करेंगे, ठीक है, इसके सामने खड़ा किया तो ये देखा गया कि ये इससे छोटा है, मतलब आधा लग रहा है, इसका आधा लग रहा है, तो इसको बोल दिया कि इसका 50 होगा, ठीक है। जबकि इसको नापा नहीं, हमने इससे रिलेट कर दिया कि इसका आधा है, यानी ये अगर 100 है तो इसका आधा है, यानी इतना होगा, और ये देखा गया कि ये थोड़ा सा कम है, इससे इतना कम है, यानी ये 80 होगा, ऐसा मान लिया, ठीक है, ये 80 होगा, यानी क्या हमने उसको रिलेट किया है बड़े वाले से कि हाँ इतना हो सकता है। एक्चुअल नहीं है ये, बिल्कुल हमने इसको नाप के नहीं देखा, एक्चुअल नहीं है, पर हम बता सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही मास भी है, मास को भी रिलेट किया गया। तो सबसे पहले किया गया था हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था, तो इसी से कर लिख के देख लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन का करने गए तो पता चला हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स, यानी कि हाइड्रोजन का ही खुद का नहीं चल रहा था, तो दूसरों का क्या रिलेट करते हैं इससे। तो फिर किससे किया गया, कार्बन से। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक C12 होता है और एक C14 होता है, ठीक है। तो C12 वाले को लिया गया, ठीक है, C12 वाले को, और इससे रिलेट करके सभी के मास निकाले गए। अभी आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे तराजू होता है ना, एक तरफ इसके सामान रखा जाता है और एक तरफ बट्टा रखा जाता है, ठीक है। तो इधर जैसे बट्टा रख दिया हमने, 1 किलो का बट्टा रख दिया, ठीक है, इधर सामान रख दिया, ठीक है। अब बट्टे को नहीं तोलना है, हमें तोलना है सामान कितना होगा, सामान का भार कितना होगा। तो इधर सामान रखे, हमने पहले 1 किलो का डाला, ठीक है, पहले 1 किलो का डाला, तभी भी ये नीचे ही था, मतलब कि ये भारी है। फिर हमने 1 किलो और डाला, ठीक है, तभी भी नीचे था, फिर 1 किलो और डाला, ठीक है, तभी भी नीचे था। ऐसे करते करते हमने 10 किलो तक का डाल दिया, तब 10 किलो जब डाला तब ये बराबर हो गए, बराबर हो। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो वेट है वो 10 किलो है। समझ में आ गया कि इसका जो वेट है वो 10 किलो। तो ऐसे क्या किया हमने, एक तरफ तत्वों को रखा, एक तरफ रखा कार्बन का 1/12 हो, कार्बन का 1/12, ठीक है। अब इधर इसे रखा, अब इधर 1/12 ऑफ कार्बन ऐड करते रहेंगे, ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन ऐड, जैसे कि नाइट्रोजन को लिया और एक तरफ 1/12 ऑफ कार्बन रखा। अब ये नीचे होगा, भारी होगा इससे, तो नीचे होगा, ठीक है। अब इसमें हम डालते रहेंगे और 1/12 ऑफ कार्बन, जैसे डालते रहे 1 2 3 4 ऐसे करते थे, 14 डाल दिए, ठीक है। जब 14 डाल दिया तब इसका जो वेट है वो बराबर हो गया बिल्कुल। तो हमें पता चल गया जो नाइट्रोजन है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ओके, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई आईयूपीएसी ने, द्रव्यमान की इकाई आईयूपीएसी ने 1961 में एएमयू या यू ये रखा, ठीक है। आईयूपीएसी ने कहा कि जो द्रव्यमान है, ये जो एटॉमिक मास है, जो इसकी यूनिट होगी या तो एएमयू रखा जाएगा या फिर यू। तो ज़्यादातर तो यू का प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे यू लगा, यहाँ पे यू लगा, ठीक है।
तो ऐसे सब जो जितने भी एलिमेंट थे सबका मास कैलकुलेट किया गया, देखा गया, और एक यू बराबर कितना था 1/12 ऑफ C12 का। C12 जो इसका आइसोटॉप है उसका 1/12 था एक यू, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी तो एक ही यू होता है ना, मास एक ही यू मास होता है, ठीक। तो इसका भी कितना होगा 1/12 ऑफ इसके बराबर होगा, मान के चलते हैं इसके बराबर 1/12 ऑफ C12 के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए, ओके। आगे चलते हैं, देखिए ऐसे आपको 1 से लेकर 20 तक याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का मास और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एक यू है, ठीक है। कार्बन का 12 है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 है, ठीक। 16 है, ऐसे ये आ गया इसके मास, ओके। ये रिलेटिव मास हो गए इस सबके, ओके। आगे देखते हैं। अब देखिए जो एटम है वो या तो आयंस के फॉर्म में हो, आयंस आपको पीछे बता दिया था, आयन यानी जिसके ऊपर प्लस या माइनस का निशान होगा वो आयंस होंगे, ठीक है। या तो अणु होंगे, अणु यानी मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2 हो गया, O2 हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा होंगे, इस फॉर्म में होंगे। और या फिर अकेले भी रह सकते हैं, अभी पीछे देखा हमने, जैसे कि नोबेल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये देखिए अकेले हैं, ठीक है। ऐसे भी रह सकते हैं। तो ये है परमाणु। आगे बढ़ते हैं। तो आप एटॉमिक मास समझ गए होंगे। एटॉमिक मास यानी कि किसी तत्व यानी एलिमेंट के परमाणु का द्रव्यमान 1/12 ऑफ कार्बन से कितना है, समझ में। देखिए एग्जांपल, जैसे कि हीलियम का परमाणु 1/12 ऑफ कार्बन से 4 है, 4 गुना है, इसलिए इसका जो द्रव्यमान होता है 4 होता है, ठीक है। ऐसे सोडियम को क्या कह सकते हैं हम, 23 AMU होता है इसका द्रव्यमान। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु 1/12 ऑफ कार्बन से 23 गुना है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। और कार्बन के दो मैंने बताया आइसोटॉप होते हैं, एक C12 और एक C14। C14 वाला कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो C12 को लिया गया था, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, ठीक है। अणु क्या होते हैं, अणु किसे बोलते हैं, अणु यौगिक का, ठीक है, कंपाउंड का। अभी जो परमाणु पढ़ा था हमने यानी एटम पढ़ा था, एटम में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट का सबसे छोटा, और ये किसका है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यौगिक का स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिसमें उस कंपाउंड के सभी कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। देखिए एक बार और बताता हूँ कि मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु किसे बोलेंगे, यौगिक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। यौगिक यानी कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसमें उस कंपाउंड के सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाए जाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। जबकि एटम में क्या था, एटम किसका सबसे स्मॉलेस्ट था, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट था, जिसमें उस एलिमेंट के सारे भौतिक और रासायनिक गुण थे, ठीक है। ये समझिए आप। आगे देखते हैं। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे O2 है, ठीक है, इसमें क्या 2 O है, O + O मिलकर बन गया O2। एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, मिल गया, ये अणु बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन गया, ओके। अब देखिए आगे, O2 एक मॉलिक्यूल से अणु है जो 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ठीक है। O2 एक मॉलिक्यूल से जो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, ठीक है। आर्गन एक परमाणु है, आर्गन एक एटम है, ठीक है। आर्गन एटम, इसे हम मॉलिक्यूल्स या फिर अणु नहीं बोल सकते, ठीक है। एसिड की बात करें, एसिड क्या है, एक मॉलिक्यूल यानी कि अणु है, इसमें 8 एटम है, 8 एटम में से 8 एटम से मिलकर बना है एसिड। अब देखिए आपको एटोमिसिटी बता देता हूँ, एटोमिसिटी क्या होती है। देखिए अब देखते हैं एटोमिसिटी यानी परमाणुकता, ठीक है। परमाणुकता किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, ठीक है, किसी एक अणु में, यानी एक अणु जैसे O2 है, O2 में कितने परमाणु हैं, 2 हैं। एसिड में कितने परमाणु हैं, 8 हैं। इसी को बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस आर्गन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जिनॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, ये सब हो गए। ये सब क्या, एक परमाणु होते हैं इनमें, ठीक है, एक परमाणु। या इनको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मोनो एटॉमिक, जिसमें एक एटम होगा वो बोलेंगे मोनो एटॉमिक। इसका एग्जांपल क्या हो, जितने भी नोबेल गैस होते हैं सारे क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है। अब जिनमें दो होता है उन्हें बोलते हैं डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणु। जैसे कि O2 हो गया, H2 हो गया, इसमें कितने 2 एटम है, ठीक, तो उन्हें बोलेंगे डाई एटॉमिक, ठीक है। ऐसे हो गया ट्राई एटॉमिक, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया, सल्फर में कितने 8 है, ठीक है, सल्फर में 8 है तो इसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक। तो ये हो गए, ये एटोमिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है S8 में 8 है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक हो गया। डायएटॉमिक जिसमें 2 होंगे, ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 होंगे, ठीक है, और पॉलीएटॉमिक जिसमें 3 से ज़्यादा होंगे उनको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ यही लिखा है, डायएटॉमिक यानी कि 2 एटम होंगे जिसमें, ट्राइएटॉमिक यानी कि 3 एटम होंगे जिसमें, ठीक है, और पॉलीएटॉमिक जिसमें 3 से ज़्यादा होंगे उन्हें बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जिसमें 1 होगा, मोनोएटॉमिक कौन से थे, सारे नोबेल गैसेस, ठीक है, ये सब। और इन सब इसको क्या बोलते हैं, एटमोसिटी बोलते हैं, ठीक है, एटमोसिटी, ठीक है, परमाणुकता बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कंपाउंड क्या था, डिफरेंट एलिमेंट को के एटम्स कंबाइन होने से, ठीक है। अब यहाँ एटम के संदर्भ में बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हमने ये बोला था कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तत्वों को यानी एलिमेंट को किसी फिक्स्ड रेशियो में मिला रहे थे, तब बन रहा था कंपाउंड। अब यहाँ एटम आ गए, यानी कि जो तत्व है, तत्व का एटम आ रहा है, 2 या 2 से अधिक एटम को कंबाइन होने से क्या बनता है, यौगिक यानी कि कंपाउंड बनता है। जैसे कि C+O2 बन गया CO2, इसमें एक C का आया है, C का एक एटम आया, और O के कितने एटम आए हैं, 2 एटम आए, तो 3 एटम से मिलके बन गया CO2। ओके, आगे देखिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो देखिए, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि एटम और आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एटम और आयन क्या होता है। एटम, जो एटम होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। पर जैसे ही इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा हो गया या नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो Cl हो गया और एक Cl- हो गया, ठीक है। तो इस पर तो आगे ये क्या हो गया, आयन हो गया, और ये क्या हो गया, एटम हो गया। ये तो एटम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, आयन हो गया, जिस पर चार्ज होता है वो आयन हो गया, ठीक। टाइप ऑफ आयन बता चुका हूँ पहले, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। एनायन यानी कि जो माइनस वाला होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो लिया हुआ होता है जिस पे कुछ कर्जा होता है, ठीक है, वो होता है एनायन, ठीक है। और कैटायन कौन होता है, जिस पे पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। कैटायन यानी जिस पे पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया होता है, ठीक है, वो होता है कैटायन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता, ठीक है। संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता होती है, यानी कि कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसी को बोलेंगे उसकी वैलेंसी, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम Na1+ है, इसके ऊपर 1+ है, यानी कि ये इसकी वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, ठीक है, ये इसकी क्षमता है। S2-, ठीक है, S2 सल्फर के ऊपर 2-, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई इसकी वैलेंसी। कुछ एलिमेंट की फिक्स्ड वैलेंसी होती है, तथा कुछ की वेरिएबल होती है, यानी बढ़ती रहती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती है। जैसे कि देखिए, एक होता है Fe2+, और एक होता है Fe3+। अब देखिए, एलिमेंट तो दोनों सेम ही है, आयरन है, लेकिन इसकी वैलेंसी 2+ है, इसकी है 3+, ठीक है। तो ये कुछ की तो फिक्स्ड होती है और किसकी वेरिएबल होती है। अब देखिए, ये चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए, जिसके लास्ट में OUS लगा होगा वो छोटी संयोजकता, उसकी वैलेंसी छोटी होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, Fe2+ और Fe3+ है, तो इसमें से कैसे देखेंगे, फेरस कौन है और फेरिक कौन है, ठीक है। और पहले एक बार फेरिक भी देखते हैं। फेरिक वो होता है जो बड़ी वैलेंसी वाला होता है, जिसकी वैलेंसी बड़ी होती है। तो देखिए, Fe2+ है एक, और एक Fe3+ है। इनमें बड़ा कौन है, ये 3 वाला है, इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, फेरिक, IC लग जाएगा इसके लास्ट में, फेरिक। और जिसकी छोटी है वो क्या होगा, रस, OUS, फेरस, ठीक है, फेरस हो गया ये। ऐसी क्यूपरिक और क्यूपरस, ठीक है। जो क्यूपरिक होगी वो बड़ी वाली वैलेंसी होगी, यानी कि Cu2+, और क्यूपरस क्या होगी, छोटी वाली, यानी 1 वाली। ऐसी प्लम्बरस की Pb2 होती है, और प्लम्ब्रिक की होती है Pb4+, प्लम्ब्रिक यानी ज़्यादा वाला, ठीक है। तो IC जिसके लास्ट में लगा हो उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रेडिकल क्या होता है। रेडिकल वैलेंसी में तो केवल एक एटम के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा, आयरन के ऊपर एक चार्ज था, या फिर सोडियम के ऊपर एक चार्ज था, या क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज, एक एटम के ऊपर चार्ज है वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी में तो केवल एक के ऊपर था, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, इनके ऊपर। पर रेडिकल में एक से अधिक डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे कि CO3 के ऊपर 2 चार्ज, यानी CO3 के ऊपर 2 चार्ज हो गया, और ऐसे हो गया SO4 के ऊपर 2 चार्ज हो गया। यानी इसमें क्या होता है,
अलग अलग एटम होंगे, देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन अलग एटम है, उसके ऊपर चार्ज है तो उसी को बोलेंगे रेडिकल। और अगर सिंगल एटम है, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है तो उसे तो वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है, वैलेंसी। ओके, तो ये हो गया रेडिकल और वैलेंसी में डिफरेंस, ठीक है। और जो ये रेडिकल है इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं और आयंस हैं उनके ऊपर, तो इसलिए हो गया पॉली एटॉमिक आयंस। ओके, ये समझ गए होंगे अब। आगे चलते केमिकल फार्मूला। अभी जब मैंने आपको बताया कि जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है देखते हैं उसको एक बार। केमिकल फार्मूला, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को किसी सिंबल द्वारा, जैसे मैंने बोला आम लिखना है आपको, आम लिखने के लिए आम आम ऐसे लिखोगे, यानी आपने कुछ सिंबल बनाया, ठीक है, ये सिंबल बनाया और आम लिख दिया। तो ऐसे ही किसी जो कंपाउंड है उसको लिखने के लिए जो सिंबल बनाएंगे हम उसी को बोलेंगे केमिकल फार्मूला। ओके, केमिकल फार्मूला अब बताता हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला बनाने से पहले आपको कुछ रेडिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर H+ होता है, सोडियम के ऊपर Na+ होता है, ठीक है, अमोनियम NH4+ होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको याद करवा नहीं सकता, ये तो आपको खुद याद होना ही चाहिए, तो आपको इसे याद करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बनाते हैं। जैसे बनाना है सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का बनाना है, तो सोडियम का क्या पता है Na+ होता है, ये ऊपर से आपको ये याद करना पड़ेगा तभी होगा। और जो ऑक्साइड होता है वो होता है O के ऊपर 2-, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, Na लिखेंगे सबसे पहले, जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और फिर O2 को O लिख देंगे, O, फिर ये लिख देंगे, फिर जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, Na2O, ठीक है। एक है, एक को लिखे चाहे ना लिखे, तो Na2O हो गया, ठीक है। एक और बना के देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है, C के ऊपर 2+ होता है, ठीक है। क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, Cl के ऊपर 1- होता है। तो पहले इसको लिखना है आपको सिंबल, जो इसके ऊपर है जो चिन्ह वो यहाँ नीचे लिख देना है, फिर ये लिख देना है, लिख दिया, और फिर इसके ऊपर जो है वो यहाँ लिख देना है, तो CaCl2। अब एक लिखें चाहे ना लिखे, तो ये बन गया CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक और बना के देखते हैं अमोनियम ऑक्साइड का। अमोनिया का क्या आता है NH, ये आपको ऊपर जो टेबल दी मैंने वो याद करनी पड़ेगी आपको, NH4+, ठीक है। और ऑक्साइड का आता है OH-। तो NH4 पहले लिखना है आपको, जो इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा एक, फिर आपको OH लिखना है, OH लिखना है, और जो इसके ऊपर चार्ज है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया, NH4OH, ये बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, आगे है मोलर मास एंड फार्मूला मास, ठीक है, मोलर द्रव्यमान और फार्मूला द्रव्यमान, ठीक है। देखिए मोलर मास निकाल के बता देता हूँ आपको, मोलर मास क्या होता है। जो एक फार्मूला दिखा, अभी हमने फार्मूला देख लिया, फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड का। अब जो उस फार्मूले में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं सबके मास को सम कर देंगे, वही हो गया उसका मोलर मास या फिर फार्मूला मास। डिफरेंस बस इतना है, एक में U लगेगा, एक में G लगेगा, ठीक है। G किस में लगेगा, मोलर मास में, और U किस में लगेगा, फार्मूला मास में। देखिए निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे ZnSO4 का निकालना है, ZnSO4 का फार्मूला मास निकालना है, ठीक है। तो ZnSO4 का फार्मूला, Zn का कितना होता है 65, ओके, और सल्फर का कितना होता है 32। आपको मैंने बोला था कि 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है, देखिए मैंने भी याद किया, लिख रखा है मैंने, वो पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं इसका फार्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। ZnSO4 का, जिंक का होता है 65, ठीक है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सम करेंगे 16 चौक 64, ये हो गया 64, ये हो गया, और इसको सम करेंगे यहाँ पे तो 97 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 161 आ गया। 161U, अगर U आया तो समझ लीजिए कि ये फार्मूला मास है, ठीक है, यानी कि ये परमाणु द्रव्यमान है 161। और अगर यहीं पे 161G आया, G, बस इतना डिफरेंस, G आया, तो यहाँ पे होगा मोलर मास, ठीक है, मोलर मास होगा, ये मोलर द्रव्यमान होगा। और इसके आगे, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपको फार्मूला मास समझ में आ गया, फार्मूला मास कैसे, U में होगी उसकी यूनिट फार्मूला मास, ठीक है। तो अब देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड निकालते हैं, यानी किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज। इस पे फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे मास जिसका पूछा जाएगा, तो उसको लिख देंगे ऊपर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuSO4, ठीक है। तो सबसे ऊपर जिसका पूछा जा रहा है उसका मास यानी 64,
ठीक। ऊपर अपॉन टोटल यानी CuSO4, Cu 64 हो गया, सल्फर का 32 और इसका हो गया 64, इसको टोटल इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो काट के कितना आ जाएगा 40%, ये हो गया। अब इसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो टाइम को बचाते हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का, आप जाइए, उसे देख के वापस आना है इस वीडियो पर। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी ये आधी हुई है, अभी दूसरा चैप्टर भी कर रहे हैं हम, तो आपको आना है इधर दोबारा, ठीक है, वहीं से गायब मत हो जाना, ठीक है। तो जाइए आप उसको देख के आइए पहले। तो आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर देख लिया है आपने तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखें, ठीक है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यानी कि 8 ग्राम O2 अणुओं में परमाणुओं की संख्या फाइंड करना है, परमाणुओं की संख्या। तो आपको उस वीडियो में मैंने बस यही बोला होगा, 2 चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर मोल निकालना है तो यानी गिवन मास कितना है 8 अपॉन टोटल मास, O2 का टोटल मास निकाल दिया, ठीक है। तो 8 बाई, ठीक है, 32, 8 चौक 32, 1/4 हो गया, 1/4 मोल हो गया, ठीक है। तो उसमें इंटू कर देना एवोगाद्रो नंबर से, ओके। एवोगाद्रो नंबर भी आपको याद ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे तो ये आ गया, इतने होंगे इसमें अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, ओके। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, अब हम शुरू करते हैं चौथा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा और 9th क्लास की केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं 4th चैप्टर, ठीक है। 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यानी परमाणु की संरचना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने के लिए चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इसमें इसको और डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये सब देखेंगे कैसे की थी खोज, ठीक है, कैथोड रे वाला, ठीक है, सब देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे मॉडल्स, देखेंगे परमाणु मॉडल्स, ठीक है। 3 मॉडल्स है, थॉमसन के, रदरफोर्ड का और बोर का मॉडल, ओके, ये देखेंगे, ओके। यानी इसके बाद देखेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है, और आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, ये सब देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु का सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने। कब दिया, 1808 में दिया, ठीक है। तो इनके इस थ्योरी में क्या बोला इन्होंने, ठीक है। देखिए इतना ध्यान नहीं देना थ्योरी में क्या बोला, मेन पॉइंट देखिए, हमें आंसर राइटिंग करना नहीं है वहाँ पे। ऐसे नहीं आएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और 250 वर्ड में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। MCQ आएगा, हमें बस एक सेलेक्ट करके आना है अपना एक उत्तर, ऑप्शन होंगे वहाँ पे 4 में से एक सिलेक्ट करना है, तो आंसर लिखना है नहीं, हमें बस यहाँ पे समझना है कि मॉडल क्या था, ये सब समझना है बस, ठीक है, ओके। तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उन्होंने क्या क्या कहा था कि ऑल मैटर आर मेड फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको एटम कहा गया। इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं सब किससे, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको एटम कहा गया। जो एटम है वो कैसे, इनविजिबल है और इंडिविजुअल है, यानी अकेले हैं और दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ये कहा इन्होंने पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है। और क्या, यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, यानी कि इनका जो ये लॉ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि जो तत्व है वो एटम से मिलकर बना है, ठीक है, और जो एटम, जिन एटम से मिलकर बना है वो सारे एटम सेम है, मतलब समान एटम से मिलकर बना है। अगर कोई तत्व एटम से मिलकर बना है बहुत सारे एटम से, तो जितने भी एटम है वो सब समान है, एक जैसे एटम है। और ये क्या, स्थिर अनुपात, यानी कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नियम का पालन करता है। तो जो इनका जो नियम था, परमाणु सिद्धांत था, एटॉमिक थ्योरी, वो दोनों नियम का पालन कर रहा था, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का भी और स्थिर अनुपात का भी। पर इसमें कमियाँ थी, जैसे कि इन्होंने कहा जो परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इनको विभाजित नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल है, विभाजित नहीं कर सकते। पर बाद में परमाणु को विभाजित किया गया, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इनमें बांटा गया, ठीक है। तो ये जो इनका जो सिद्धांत था परमाणु सिद्धांत, इसका ये सबसे प्रमुख ड्रॉबैक था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने क्रूक्स ट्यूब लिया था, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, क्रूक्स ट्यूब लिया और इसकी लेंथ कितनी थी, 60 सेंटीमीटर। कुछ भी अगर टफ बनाना है एग्जाम को तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में क्रूक्स ट्यूब लिया था उसकी लंबाई कितनी थी, तो 60 सेंटीमीटर, ओके, लिया। और एक थ्योरी थी उस टाइम, थ्योरी ये थी कि अगर हम प्रेशर को लो रखें और वोल्टेज को हाई रखें,
तो क्या होती है, गैस होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो यही इसी का इन्होंने अपने जो ये है डिस्कवरी में इस नियम का डिस्कवरी में उपयोग किया। देखिए, गैसें लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर करंट को कंडक्ट करती है। इसी थ्योरी पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड किरणों की खोज की। देखिए कैसे की, अब देखते हैं। इन्होंने क्या किया, जो प्रेशर को बहुत कम रखा, ठीक है, अभी बोला ना प्रेशर को कम रखना है, कितना रखा, 10⁻⁻² ATM इतना, और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा रखा यानी कि 10,000 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट रखा। तो ट्यूब में ग्रीन कलर ग्लो होने लग गया, हरा हरा से जलने लग गया। और एनोड को छिद्रित किया गया, ठीक है, एनोड को छिद्रित किया गया यानी उसमें छेद छेद कर दिया गया, और उसके पीछे एक ZNS की फिल्म लगा दी। यानी इस टाइप का एक ट्यूब था, ठीक है, इधर एनोड इधर कैथोड, और इसके पीछे इसको छेद छेद कर दिया, इधर ZNS की एक फिल्म लगा दी गई, ठीक है। तो जब वोल्टेज प्रवाहित किया गया, ठीक, वोल्टेज दिया 10,000 वोल्ट, तो क्या हुआ, ZNS की जो फिल्म थी पीछे, जिंक सल्फाइड की जो फिल्म लगी हुई थी पीछे, सीट लगी हुई थी, वो ग्लो करने लगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो होल थे एनोड में, उससे रेज गई होगी और इसको स्ट्राइक किया होगा तो ये जलने लग गई। इसे फोटोग्राफी प्लेट में भी यूज़ करते हैं ZNS को, ठीक है। तो ZNS की फिल्म ग्लो करने लग गई। किरण कैथोड से निकल के एनोड, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। अब कैथोड से निकल के, ये था ट्यूब, ठीक है, इधर था कैथोड, इधर था एनोड, ठीक है, इसके पीछे जिंक सल्फाइड की फिल्म थी, ठीक है। तो इधर से निकल के इधर गई, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक किया इसने, इलेक्ट्रॉन ने, मतलब कैथोड ने। तो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई, तो इसको इसलिए कैथोड किरणें कहा गया, कैथोड रेज कहा गया, ठीक है। और इसलिए इसका जो चार्ज था नेगेटिव था, क्योंकि जो कैथोड रेज थी वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। अब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, बहुत सारी बुकों में भी लिखा है, गलत लिखा है, लेकिन प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने किया नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो जो गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया, जो थॉमसन ने किया था उसी की कॉपी पेस्ट, वैसे ही सब कुछ लिया। बस इन्होंने ये कहा, जैसे कि इन्होंने एक ट्यूब लिया था, ठीक है, एनोड कैथोड सब वही है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया वही किया, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जब जो कैथोड रेज निकली, ठीक है, जब कैथोड रेज निकली तो जो ट्यूब के पार्टिकल्स थे इसके अंदर, ठीक है, उसको आयोनाइज्ड कर दिया, आयोनाइज्ड क्यों किया, देख, आयोनाइज्ड का मतलब कि अणु के इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिससे वे कण पॉजिटिव होकर कैथोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। यानी ये ट्यूब था, कैथोड निकल के इधर की तरफ गई, कैथोड क्या ले जाएगी अपने साथ, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, यानी नेगेटिव लेके जाएगी। अब कहीं से नेगेटिव लेके गई तो उसके साथ वहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो ये पॉजिटिव क्या हुआ, कैथोड की साइड मूव करने लग गई, यानी कि नेगेटिव के साइड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड मूव करने लग गई, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड मूव करने लग गई, ओके। तो पॉजिटिव थी ये, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया, ठीक है। ये पॉजिटिव थी इसलिए इसका नाम प्रोटॉन रखा गया, ठीक है। आप समझ गए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, प्रोटॉन की खोज कैसी हुई, दोनों की सेम ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में बस ट्यूब का प्रयोग किया गया था, लो टेम्परेचर हाई वोल्टेज, ठीक है, कैथोड रेज एनोड की तरफ गई, ठीक है। तो कैथोड क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और इधर जो एनोड थे, एनोड से गई थी ये, तो इसलिए एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, तब इन्होंने मॉडल देना शुरू कर दिया, ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल देना शुरू कर दिया। उसमें से पहले आए जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया, थॉमसन भी मिलेगा आपको कहीं कहीं पे, थॉमसन भी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले अगर कोई मॉडल प्रस्तुत किया तो किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने दिया, ओके। 1906 में इनको इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज़ में मिला, 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब मॉडल देख लेते हैं, इनका मॉडल क्या है। इन्होंने कहा जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी एक धनावेशित गोला है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ स्थान पर होते हैं, यानी एक धनावेशित है, पूरा पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ स्थान पर होते हैं, ये बोला इन्होंने अपने मॉडल। और कंपैरिजन किससे की, तरबूज से और प्लम एंड पुडिंग से किया। तो इस मॉडल को इसलिए प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, कटा हुआ तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से क्या था, परमाणु धनावेशित गोला होता है, ठीक है, उनके हिसाब से कि परमाणु धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, ठीक है। अब फेलियर की बात करते हैं, फेलियर क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल का मतलब क्या, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन इन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि ज़्यादा तो इसमें क्या है, धनावेशित है,
धनावेशित यानी कि धनावेशित गोला है, तो ये तो यहीं पे फेल हो गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज गोला है यानी कि जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है। परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बराबर चार्ज होते हैं। तो इनका मॉडल यहाँ पे फेल हो गया। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यही है कटा तरबूज मॉडल, अभी मैंने बताया, और प्लम इन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो परमाणु धनावेशित गोला है, यानी जो ये येलो येलो सा दिख रहा है ये धनावेशित गोला है, और जो ये इसमें इस टाइप का कुछ दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस टाइप का इन्होंने कुछ बोला था, लेकिन आपको पता है कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए इनका मॉडल हो गया फेल। ओके, अब आगे देखते हैं इनके बाद कौन आते हैं। रदरफोर्ड लेके आए अपना अल्फा कण परीक्षण। ठीक है, अल्फा कण परीक्षण किया इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली। देखिए अगर डायग्राम की बात करूँ, इस टाइप का एक था, यहाँ से एक सोर्स था जहाँ से अल्फा कण निकाला, और ये एक पन्नी थी यहाँ से अल्फा कण निकला। ठीक है, इस पन्नी पे स्ट्राइक किया, बहुत सारे जो कण थे वो थे जो आर पार चले गए। ठीक है, कुछ कण 90 डिग्री पे विक्षेपित हो गए, कुछ वापस आगे टकरा के। ठीक है, इस टाइप का इन्होंने एक प्रयोग किया था। ठीक है, तो वही है, इन्होंने क्या क्या लिया था, पहली बात इन्होंने क्या क्या लिया था ये भी आ सकता है। तो एक सबसे पहले उन्होंने एक ली थी सोने की पन्नी। ठीक है, एक अल्फा रेज लिया, तो अल्फा रेज का सोर्स जहाँ से अल्फा रेज निकले। ठीक है, और फोटोग्राफी प्लेट यानी ZNS की प्लेट ली थी। ओके, जिस पे स्ट्राइक करे तो ये ग्लो करने लग जाए, ये लिया था। ठीक है, अब अल्फा रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, और क्या एक पूरा जो हीलियम का न्यूक्लियस होती है वो कंटेन करती है, और जो सोने की पन्नी थी वो 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। मतलब सोचिए 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। उन्होंने जो अल्फा कण है उसको सोने की पन्नी पर गुजारा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या क्या रिजल्ट आए बाहर। अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए, आर पार हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए, बहुत कम कोण पे, और 12000 कणों में से एक कण वापस आया। ठीक है, 12000 कण भेजे तो एक कण वापस आया। ठीक है, ये हुआ। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने कि इससे पता क्या चला ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा स्पेस एटम में खाली है, तभी तो इतने सारे कण आर पार निकल गए। ठीक है, कहा उन्होंने आगे कहा कि परमाणु के मध्य में एक डेंस भाग है। ठीक है, परमाणु के मध्य में एक डेंस भाग है, बहुत घना भाग है, जिससे जो टकरा के जो वो वापस आया था। ठीक है, एक डेंस भाग है जिससे जो वो 12000 में से एक आया था टकरा के, और टकरा के जो कुछ एंगल पे विक्षेपित हो रहे थे। ठीक है, वो किससे टकराते, इस डेंस भाग से टकरा रहे थे। ठीक है, इस डेंस भाग को क्या कहा गया, न्यूक्लियस। तो यही है कि जो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, कि ना कि प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्लस होता है, क्योंकि उन्होंने प्लस वो भेजा था, यानी कि पॉजिटिव रेज भेजी थी, पॉजिटिव किरण भेजी थी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो एक दूसरे को आकर्षित करते, पर वो भी पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ से टकरा के वापस आ गया, या इधर को चले गए, इधर चले गए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु संरचना सोलर सिस्टम जैसा है। सोलर सिस्टम कैसा होता है, बीच में सन होता है, इसके चार इधर पृथ्वी, फिर अलग अलग ऐसी कक्षाओं में घूमते रहते हैं ग्रह। तो ऐसा बताया इन्होंने कि जो परमाणु की संरचना है वो सोलर सिस्टम जैसी है। ठीक है, और उन्होंने कहा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, विद्युतीय उदासीन होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ये बोल दिया इन्होंने। यानी कि जो थॉमसन का ड्रॉबैक था वो इनके मॉडल में नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इसे पूरा किया, लेकिन इनके में और ड्रॉबैक था। ठीक है, अब एक थ्योरी थी उस टाइम प्रचलित थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए कि बताइए कि आपने मॉडल प्रस्तुत किया, बताइए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं। अब ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब ये घूम रहे होते हैं पार्टिकल, तो ये अपने एनर्जी को लूज़ करते हैं, यानी एनर्जी को खोते रहते हैं। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है लूज़ करते 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 करते, मतलब सेंटर की तरफ बढ़ते रहते हैं और एनर्जी को लूज़ करते रहते हैं। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी एनर्जी पूरा लूज़ कर देंगे और ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और आपको पता है अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर गए तो पूरी संसार मतलब तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया और इसका वो उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये उनका ड्रॉबैक था। ओके, ड्रॉबैक। अब एक फार्मूला है, ये फार्मूला मेरे को एनसीईआरटी में मिल गया था तो मैंने लिख दिया कि नाभिक का आयतन, ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁵ इंटू परमाणु का आयतन, यानी जो न्यूक्लियस का आयतन निकालना हो और हमें जो पूरा एटम का वॉल्यूम दे रखा होगा तो उसमें क्या कर देंगे 10⁵ की इंटू कर देंगे और निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको बताइए कि जो न्यूट्रॉन की खोज सबसे लेट में हुई थी,
ठीक है। ये मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे तब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी बाद में, ठीक है। तो अब देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कैसे हुई थी। डिस्कवर्ड बाय चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। उस समय परमाणु क्रमांक और भार का पता लग चुका था, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता लग गया था। तो इन्होंने कुछ नहीं देखा, जनरल था, कॉमन सेंस है। इन्होंने देखा, चैडविक ने कहा कि जो परमाणु भार है न्यूक्लियस का, ठीक है, का मान परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। देखिए क्या होता है, जैसे ये है कोई एलिमेंट है एक्स, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए क्या होता है परमाणु क्रमांक, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया परमाणु भार हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है ये, और न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब ये देखा ये और ये सेम होना चाहिए, लेकिन ये कुछ और है ये कुछ और है, ऐसा क्यों है भाई। जो न्यूक्लियस में ही अगर प्रोटॉन होगा तो इतना क्यों है, यानी न्यूक्लियस में कुछ और है, प्रोटॉन के साथ कुछ और है, तभी इसका जो मास है वो क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक से ज़्यादा आ रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि कुछ और नहीं, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन क्या है, ये उदासीन है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो मास होता है, ठीक है, ये कहा इन्होंने, ठीक है। तो चैडविक ने कहा कि जो परमाणु भार यानी न्यूक्लियस का जो भार है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से यानी प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है, अतः इससे कोई ऐसा कण है जो उदासीन है पर मास है, जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं नील्स बोर की थ्योरी, ठीक है। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल क्या दिया। रदरफोर्ड के बाद आए नील्स बोर, उनके शिष्य, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद उन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी पे काम किया, ठीक है। और जो उनके गुरुजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, उन प्रश्नों को उन्होंने ढूंढा, उसका बहुत अध्ययन किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक मॉडल दिया, उसमें सुधार करके एक मॉडल दिया। उसमें कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अब न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है। ओके आगे देखते हैं। इन्होंने आगे बोला फिर कि केंद्रक के बाहर सेल्स होती है, यानी जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती है, सेल्स, ठीक है, जिनका नाम दिया KLMN, ठीक है, KLMN ये नंबर दिया अंदर से बाहर की ओर। इनको क्या बोला एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल सेल बोले या फिर एनर्जी लेवल बोले, ठीक है। और इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि इन सेल यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। सेल की फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है, फिक्स्ड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बोला गया था कि अगर कोई वृत्तीय कक्षा पे घूमता है तो एनर्जी लूज़ करेगा और लूज़ करते करते वो न्यूक्लियस के पास आएगा और एक टाइम गिर जाएगा। तो इन्होंने यही बोल दिया कि जो सेल है इसकी फिक्स्ड होती है, भाई फिक्स्ड होगी, वो कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिक्स्ड होती है, ठीक है। अगर के सेल की एनर्जी इतनी है तो इतनी रहेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है, ये बोल दिया इन्होंने डायरेक्ट। फिर आगे इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा में है तब तक ना एनर्जी लेगा और ना ही लूज़ करेगा, ठीक है। अभी बोला था वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो एनर्जी लूज़ करता है, इन्होंने बोल दिया डायरेक्ट कि अगर वो अपनी कक्षा में यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल में तो ना तो लूज़ करेगा और ना ही गेन करेगा, कहीं से लेगा भी नहीं और किसी को देगा भी नहीं अपनी एनर्जी, ठीक है, ये बोल दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर सेल में देखें उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², दिया इन्होंने। इसी को क्या बोलते हैं बोर-बोरी नियम, इसे आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे हम अभी, ठीक है। उसके बाद जो इनका मॉडल था वो एक्सेप्ट किया गया, बोला कि हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। 1922 में इनको मॉडल के लिए 1922 में इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए इनको एक फिजिक्स का नोबेल मिला, ठीक है। और बोर्ड ने 3 किताबें लिखी थी, ये क्या पता, ये किताबें पूछी जा सकती है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्कवरी ऑफ नेचर। अब आगे देखते हैं परमाणु नंबर, ठीक है। परमाणु नंबर आपको NCERT से पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे मत टिक लगा देना, प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है। और इसे किसे Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसको कहाँ लिखा जाता है, जैसे कि कोई X है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको नीचे की साइड लिखेंगे, ये हो गया परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। हालांकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी, क्योंकि परमाणु क्या उदासीन है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर होने चाहिए, होती तो इतनी, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है प्रोटॉन बोलना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यही बात लिखी हुई है, किसी भी आवेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। देखते हैं मास नंबर, ठीक है,
द्रव्यमान संख्या किसे बोलेंगे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी, नीचे तो है परमाणु संख्या और ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान क्या होता है, जितना भी न्यूक्लियस में है। देखिए द्रव्यमान से क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन तथा नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, किस संख्या का जोड़, यानी नाभिक यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको अगर हम जोड़ दें तो वही होगा हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान नहीं होगा वो, द्रव्यमान संख्या होगी, ठीक है, मास नंबर होगा वो, ठीक है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एक्स है कोई, नीचे आ गया जेड यानी परमाणु संख्या, ऊपर आ गया द्रव्यमान संख्या यानी कि ए ऊपर आ गया। और ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ देंगे, जितनी संख्या है उनकी टोटल ये है, ओके। तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ई कोई एलिमेंट है, ऊपर में क्या होगा द्रव्यमान संख्या, नीचे में क्या होगा परमाणु संख्या, ओके समझ गए। आगे चलते हैं। अब कुछ आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी होती है, ठीक है। जैसे ये है क्लोरीन का दे रखा है, क्लोरीन नीचे वाले को क्या बताया मैंने, परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या बताया था, परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने, तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, जो नीचे होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जो 17 है प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 17 प्रोटॉन है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, अब अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में और कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ न्यूक्लियस कितना दे रखा, 35 दे रखा, यानी कि मास नंबर 35 दे रखा। इसमें क्या है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी है। इसमें प्रोटॉन कितने, 17 तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 18 क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं आप, ये आसान से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना मॉडल दिया था, ठीक। एक चीज़ और ये ऐड करना है, वहाँ पे उन्होंने अपना मॉडल 1912 में दिया था, ठीक है, 1912 में अपना मॉडल दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अपना बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनकी जो एनर्जी लेवल्स होती है। अब और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके लिए उन्होंने बोला कि 2n², ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं बोर-बरी नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं बोर-बरी नियम, ठीक है। बोर-बरी नियम यानी कि जैसे कि उन्होंने बोला कि K, L, M, N कक्षाएँ हैं, के को 1 मानते हैं, एल को 2, 3 ऐसी, तो यहाँ पे मान रखेंगे। जैसे एल में होता है 2 होती है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरी वाली कक्षा में, के वाले में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बोर-बरी नियम, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या है वो देखिए आप, ये तो पता ही होगा आपको, मेन चीज़ ये है, ध्यान आते नीचे। अब देखिए इस नियम में मेन क्या है, और आप अभी तक कंफ्यूज रहे होंगे, आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि जैसे कि ये क्यों लिखते हैं 2, 8 और 2, मतलब कि जब तीसरी कक्षा में, जैसे तीसरी एल है, तीसरी में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 आ सकते हैं। देखिए 2n², 3 डालेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना, लेकिन ये तो 8 ही छोड़ दिया और अगला भर दिया, ऐसा क्यों होता है। तो इसका देखिए बोर-बरी नियम ने पहले बोल दिया था, बोर-बरी ने अनुसार जो लास्ट सेल है ना, लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अगर कोई लास्ट सेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है, ये बोला इन्होंने, ठीक है। और लास्ट से दूसरा यानी सेकंड लास्ट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये भी बोला इन्होंने। इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो उससे सेकंड लास्ट होता है उसमें 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बोला उन्होंने। देखिए ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। तो अब इसको भरते हैं, पहले में आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर कितना आना चाहिए, 8 10 हो गया, 10 आ जाना चाहिए था ना, तब हो जाता। लेकिन क्योंकि तीसरे में तो 18 आ सकता है, तीसरे वाले सेल में, पर हम 10 ही क्यों भर रहे हैं, क्योंकि बोर-बरी ने बोला कि जो लास्ट सेल है उसमें 8 ही आएंगे, मतलब लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे लास्ट में, और हम यहाँ 10 डाल रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इस बोर-बरी नियम का पालन करेंगे। 2, 8 यहाँ पर डाल देंगे 8, यानी कि 8 से ज़्यादा नहीं डाला हमने सेकंड लास्ट में, और ये आ गया 2। अब देखिए लास्ट सेल है, जो लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए हम जो इस प्रकार से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चल आप देखते हैं संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी पीछे भी देख चुके हैं हम, यहाँ भी देख लेते हैं वैलेंसी क्या होता है। बोर-बरी के अनुसार, बोर-बरी नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, जो लास्ट सेल है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे पहली बात, और 8 भरे जाएंगे, मतलब लास्ट में तो 8 होने चाहिए, ठीक है। तो हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त करता है, यानी अगर ज़्यादा होगा तो दे देगा। जैसे कि अभी हमने देखा 2, 8 और 2। अगर इसे लास्ट सेल में 8 चाहिए तो ये इसको अगर हटा ही दे तो लास्ट सेल 8 नहीं हो जाएगा इसका, इस टाइप से, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बोलेगा ले लो भाई कोई मेरे से, और मेरा जो लास्ट सेल है वो 8, सबको चाहिए, सब जितने भी एलिमेंट होते हैं ना सब चाहते हैं कि जो मेरा लास्ट सेल है वो 8 हो, यानी कंप्लीट हो। तो इसलिए वो क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मुक्त कर देता है, डोनेट कर देता है। और या फिर कम होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन में लास्ट में कितने देखिए, जैसे क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका करते हैं 2 8 कितना हो गया 10 और 7, तो ये 8 चाहिए, इसको एक और चाहिए बस, बोलेगा भाई एक और कहीं से मिल जाता तो काम बन जाता, 8 हो जाते हैं लास्ट सेल में, तो इसको 1 चाहिए, ठीक है। तो यही जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोष में पूरा करने की क्रिया हो रही है तत्वों द्वारा, मतलब कि इनमें जो होड़ मची हुई है कि मेरे को 8 चाहिए 8 चाहिए, इसी को बोलते हैं संयोजकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इस संख्या जो लेन देन में उपयोग होता है, यानी कि जैसे क्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी 1, ठीक है। और जिसके मतलब लास्ट में 2 है, यानी ये 2 दे देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2, तो उसे बोलते हैं संयोजकता, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4, तो इसमें 4 है, अब क्या करें भाई 4 है, 4 दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं, किसी से 4 मांगने जाएगा तो देगा भी नहीं 4, और 4 इसके पास आधे हैं तो ये दे भी नहीं सकता, बोलेगा मेरे को तो आधे में क्यों दूँ, तो इसलिए ये देता भी ना लेता है, ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 7 है, यानी 2 और 5, अब इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3। ऑक्सीजन के देखते हैं 2 और 6, इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, इसका तो पूरा हो रखा है, नियॉन है, नोबेल गैस है, ठीक है, पूरा हो रखा है इसका, ठीक है, इसको तो चाहिए नहीं, तो इसकी संयोजकता कितनी है 0 हो गई। ऐसे ही देख सकते हैं आप आगे भी, ठीक है, ये संयोजकता हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसे समझ गए। अब देखते हैं वैलेंस सेल किसे बोलते हैं, जो लास्ट सेल होता है एटम का, किसी भी एटम का लास्ट सेल, उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है, लास्ट सेल होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, ओके। इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखिए जो वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, लास्ट सेल में अगर 1 2 3 है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1 +2 +3, मतलब कि 1 2 3 है, कम है मतलब दे देगा, ये डोनेट कर देगा, प्लस का मतलब कि डोनेट कर देगा। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 5 6 7 8 तो पहले से स्टेबल होता है, 8 नहीं 4 5 6 7 है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसको मतलब इसमें से 8 घटा देंगे, यानी 4 में से 8 घटा देंगे, तो 4 में से 8 घटा देंगे तो कितना -4, 5 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा -3, ठीक है, 6 में से 8 घटा देंगे तो -2, तो ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी, यानी कि इसको 2 चाहिए 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, ठीक है, -3 -2 -1, ठीक है, 8 वाले का तो 0 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इलेक्ट्रॉन ले रहे भाई रख ले, हमेशा के लिए रख ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, हमेशा के लिए ले लिया या फिर हमेशा के लिए दे दिया, ठीक है। और एक होता है कोवैलेंसी, यानी साझा करना, कि दोनों मिल बांट के चला लेते काम, ठीक है। जैसे मैंने आपको कार्बन का बताया था, ठीक है, कार्बन में 4 होते हैं, अब ना तो ये किसी को देगा और ना ही इसको कोई देगा, 4 कौन देगा इसको अपना, तो ये क्या करता है कि जैसे CCl4 बनाया, क्लोरीन को 4 क्लोरीन लिया उसने, एक क्लोरीन को 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा साझा कर लेगा, 4 क्लोरीन को पकड़ेगा, बोलेगा कि चलो वो कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं आपस में, तो एक इसको देगा अपना, एक उससे लेगा, एक इसको देगा, एक उससे लेगा, इस प्रकार ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आगे देखेंगे, आगे वाली कक्षाओं में देखेंगे ये, ओके। थोड़ा और इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे सोडियम है, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन करें 281 हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या स्टेबल हो जाएगा, यानी लास्ट कक्षा किससे हो 8 पूरा करना है, लास्ट सेल है उसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1 को हटा देना पड़ेगा यहाँ से, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 लेता तो इसकी वैलेंसी क्या होती -1 होती है, ओके, ये समझ गया आप। पीछे आगे चलते हैं, अब देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप, ठीक है, अभी आप समझ गए परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या होती है, ठीक है। तो आइसोटोप यानी समस्थानिक उसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर होंगे, यानी नीचे परमाणु क्रमांक कहाँ था, नीचे था, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर वो क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटियम और टाइटेरियम, ठीक है, 3 पाए जाते हैं, 1H1 1H2 और 1H3, देखिए सब में नीचे 1 1 1 है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान है उनके ऊपर परमाणु द्रव्यमान वो अलग अलग है, ठीक है। और प्रोटियम एकमात्र ऐसा, ये भी याद रखना है, प्रोटियम जो 1H1 है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो 1H1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बाकी है ही नहीं इसमें कुछ, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ओके। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का भी हमने पीछे डिस्कस किया था, 2 आइसोटोप्स थे, कौन से, एक C12 और एक C14 वाला,
ठीक है। C14 वाला क्या था, रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं, ठीक है, 16, 17 और 18 वाला, ठीक है। अब देखते हैं आइसोबार। देखिए याद कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम पे कि आइसोटोप क्या था, आइसोबार क्या था। बार मतलब बार कहाँ लगाते हैं, ऊपर में लगाते हैं, जैसे ए का बार ऊपर, तो इस बार का मतलब क्या होगा, आइसो मतलब एक जैसा, बार मतलब ऊपर, तो ऊपर सेम होगा। देखिए यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, ऊपर 40 है, नीचे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जिनके जो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या जो सेम होंगे, लेकिन जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंस होंगे, उन्हें बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। तो आर्गन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, इनके देखिए द्रव्यमान 40 से 40, लेकिन जो इनके जो संख्या है, परमाणु संख्या अलग है, इसका 18, इसका 20 है, ठीक है। अब एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन यानी जो सेम न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी इसमें, ठीक है। तो जैसे एक लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और कार्बन का 14 वाला लेते हैं। तो ऑक्सीजन में देखते हैं कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 8 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में देखते हैं कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 8 निकलेंगे, ठीक है। इसमें से भी निकालेंगे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 8। तो इन सब में न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कैसे निकल रहा है पता है ना आपको, जो इनका मास नंबर है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोनों को घटा दे रहे हैं, ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये निकल गया, ओके, ये आ गया। अब एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम का जो आइसोटोप, उसका उपयोग कहाँ, एटॉमिक रिएक्टर में, और कौन सा करते हैं, यूरेनियम 92, ठीक है, 92 इसका परमाणु क्रमांक है, और 235 ये हो गया। देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, 92 235 ये है जो इसका एक आइसोटोप, इसका उपयोग करते हैं हम यूरेनियम का, कहाँ पे, एटॉमिक रिएक्टर में एज अ फ्यूल, ओके। कोबाल्ट का करते हैं कैंसर में, यानी C60 वाला, कोबाल्ट का CO60 वाला, ठीक है, CO60 इसका करते हैं कैंसर में। आयोडीन का किस में करते हैं, जो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर में करते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं कि आइसोटॉप का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन विच फॉर्म 2 आइसोटॉप, ठीक है। एक तो होता है Br79 और एक है Br81। देयर अबंडेंट इज, ये देर का उनका परसेंटेज देर का 49.7% और 50.3%, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास किसी आइसोटॉप का, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना पड़ेगा। मास नंबर लेना है पहले वाले का, उसका अबंडेंट लेना है कितना परसेंट है, ठीक है। दूसरे वाले का मास, जितने भी दे रखे होंगे, जितने भी आइसोटॉप, जैसे यहाँ पे तो 2 ही दे रखे, और भी होता तो उनका तो मास नंबर लेना है, ठीक है। मास नंबर जैसे इसका 79 है, इसका 81 है, तो मास नंबर लिया 79, इसका कितना परसेंट दे रखा, 49 इंटू कर दिया, ऐसे इसका भी लिया, और ये डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया इसका 80 AMU, ओके। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन में बोल रहा है, अगर क्लोरीन का बोलता, क्लोरीन का कर देते इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी 287, तो लास्ट सेल में कितने, 7, तो 7 हो जाता है इसका आंसर। पर क्लोराइड आयन बोल रहा है, यानी Cl माइनस आया इसके ऊपर, यानी इसने कुछ हरकत की है, और हरकत क्या किया है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और अपनी जो लास्ट सेल है उसको पूरा कर लिया है, यानी 288 बन गया है ये। Cl नेगेटिव का अगर हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 8 हैं। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 7 करेंगे और गलत हो जाएगा उनका, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्साइड आयन। अब देखिए ऑक्सीजन का करना होता तो 8 होता है उसका परमाणु संख्या, तो 2 और 6 हो जाता, ठीक है। पर ऑक्साइड आयन में क्या होगा, O के ऊपर 2 माइनस, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपनी कक्षा को पूरा कर लिया, यानी 2 और 8 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड वैलेंसी ऑफ क्लोराइड, सल्फर और सोडियम। क्लोराइड का देखिए, क्लोरीन का होता है 27, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। सल्फेट का, यानी देखिए मैंने क्या बोला था, लास्ट में से घटा देना है, यानी 6 को घटा देना है 8 में से, 6 को घटाया तो -2 आ गया। ऐसे ही 7 को घटाना है 8 में से तो -1 आ गया, ठीक है। 8 में से घटा देना आ जाएगा, देखिए इसको, ठीक। और 1, 2 और 3 होगा लास्ट में, तो यही इसकी हो जाती है वैलेंसी। तो इसमें 1 है तो इसमें 1 होगी इसकी +1। देखिए जब 1 लास्ट में 1, 2 और 3 है तब तो इसकी वैलेंसी ये होगी +1 +2 +3। और अगर इससे ज़्यादा यानी 4, 5, 6, 7 ये, तो आपको क्या करना है, इसको घटाना है, यानी 4 को घटाना है 8 से, जो आएगा वही उसकी वैलेंसी। 5 को घटाना है 8 से, जो आएगा उसकी वही वैलेंसी। अब कुछ चीज़ें जो आपको रटनी पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसका मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना, 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
-31 kg। प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। मास की बात करें, ये ग्राम में दे रखा है, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर केजी में करें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। और जो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो, पर इसका मास क्या होगा, जितना इसका मास होगा, जितना इसका मास होता है लगभग उतना ही होता है, जितना प्रोटॉन का मास होता है ना लगभग उतना ही होता है, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। अब देखिए कुछ फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, तो 1840 से आपको इंटू कर देना है उसमें, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले को देख सकते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले को आपको याद होने, इस पर समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले देखा। आपके दोनों चैप्टर खत्म हुए, और जो 1 दरोगा ऑफिशियल सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑफिशियल सिलेबस में। तो ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो पिछली वाली वीडियोज हमने ये कर दिया था, पूरा नेचर ये कर दिया था। आज हमने क्या क्या किया देखिए। पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट, ठीक है। एटम कर दिया, मॉलिक्यूल्स कर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर दिया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ये भी कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट कर दिया, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप, आइसोबार, ये सब हो गया। तो जो दूसरा यूनिट है आपका, ठीक है, जो दूसरा यूनिट है ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस यूनिट से आप मान के चलिए 10 से लेके 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और आपने इसे ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट है यानी फूड वाला जो यूनिट है, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 1 से 2 घंटे की वीडियो बन सकती है ये वाली भी, क्योंकि बड़ा है, इसमें समझाने वाला है सब कुछ। तो थैंक यू गाइज। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।